नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ग्रामीण लोक उच्च माध्यमिक विद्यालय यूट्यूब चैनल के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं। टॉपिक लेके आए हैं हिंदी साहित्य, गद्य साहित्य। इससे पहले हमने भारतेंदु युग का अध्ययन किया, उसके कवियों को देखा। आज हम देख रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य का आविर्भाव कैसे हुआ। विधाएँ, सबसे पहली बात आती है विधा। विधा क्या है? विधा क्या है, सवाल आ सकता है, कई बार पूछा जाता है कि विधा क्या है। तो यहाँ पर अलग अलग विधाओं का जो है आविर्भाव होता है। विधाएं जैसे है कहानी एक विधा है, उपन्यास एक विधा है, नाटक एक विधा है, निबंध एक विधा है। इन सारी चीज़ों को हमने विधाओं के आधार पर लिया है। तो सबसे पहले हिंदी गद्य साहित्य जो है उसका जन्मदाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हिंदी साहित्य के आधार पर जो है कई कालों में गद्य के आविर्भाव के साथ जो है प्रकट हुए हैं। अब हम देख रहे हैं गद्य का आविर्भाव कैसे हुआ। गद्य का आविर्भाव कैसे हुआ, सबसे पहले गद्य का आविर्भाव देखते हैं और पढ़ते हैं गद्य का आविर्भाव के लिए पीछे पृष्ठभूमि क्या थी। अब आपको सवाल आ सकता है पृष्ठभूमि, सवाल यहाँ से बन सकता है भारतेंदु साहित्य में गद्य का आविर्भाव कैसे हुआ। भारतेंदु साहित्य में गद्य का, भारतेंदु युग में गद्य का आविर्भाव कैसे हुआ। गद्य साहित्य का आविर्भाव कैसे होता है। हमने जितने भी टेस्ट लिए पिछली साल उसमें इस सवाल को दिया है कि वास्तव में भारतेंदु काल में गद्य का आविर्भाव कैसे होता है। इसी प्रकार हम आगे देख रहे हैं कि भारतेंदु युग में अर्थात 19वीं सदी के अंतिम चरण में पूरे देश में एक सांस्कृतिक जागरण, दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी भारतेंदु के काल में। कितनी? दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक तो गद्य का आविर्भाव, गद्य का आविर्भाव, ये लिख सकते हो, लिख लेना नोट्स में। पहला कि दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। भारतेंदु का जन्म होता है 1850 में, ठीक है। समय काल चलता है 1885 तक। इसलिए गद्य का आविर्भाव। दूसरी हुई 1857 की क्रांति। ये दोनों बातें जो है नगेंद्र कहते हैं, एक तो 1857 की क्रांति होती है और दूसरा होता है गद्य का आविर्भाव। दो बातें सही तरीके से होती है यहाँ पर। तो भारतेंदु युग में गद्य साहित्य में दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है और वो है गद्य का आविर्भाव। भारतेंदु से पहले पद्य चलता था। नाटक किसमें लिखे जाते थे? पद्य में लिखे जाते थे। गद्य में कोई भी कार्य जो है नहीं होता था, इसलिए हमेशा पद्य में ही होता था। लेकिन भारतेंदु के आने के पश्चात जो है काव्य जो है गद्य में जो है लिखना शुरू हो गया। देखते हैं पृष्ठभूमि, इस काल की भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि। सवाल आ सकता है ये भी, भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि क्या थी। ये सवाल बीच में से निकलते हैं, अलग अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों में आते हैं। इसलिए भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि, एक तो देखिए दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, ये अपने नोट्स में लिखिए, बाद में जब फेर देंगे तब अलग लिखना। एक गद्य का आविर्भाव, दूसरा 1857 की क्रांति, दूसरा है भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि क्या थी। उस समय भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि क्या थी, सबसे पहले देखते हैं। भारतेंदु युग जो है 19वीं सदी के अंतिम चरण में पूरे देश में सांस्कृतिक जागरण की लहर तोड़ चुकी थी। एक संस्कृति का आविर्भाव हुआ। सांस्कृतिक का मतलब होता है रहन सहन, उठना बैठना, ठीक है, किस तरीके से व्यक्ति है वो रहता है, घर पर व्यवहार करता है, वही एक सांस्कृतिक है। हमारी संस्कृति कैसी थी, लोगों में राष्ट्रीय भावनाएं कैसे पनपी, दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी भारतेंदु काल की। एक तो विशेषताएं तो थी, उसमें एक था राष्ट्रीय जागरण एवं देश प्रेम, ठीक है। दूसरा जो था वो था देशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
रजवाड़ों के साथ। आपने सुना था इससे पहले कौन सा काल था? रीतिकाल। और रीतिकाल में आपने क्या पढ़ा था? रीतिकाल में आपने पढ़ा था कि आशयदाताओं की स्तुति करते थे लोग। आशयदाता, जितने भी आशयदाता थे उनके गुणगान करते थे। सेनापति हो, चाहे भूषण हो, चाहे देव हो, चाहे ऐसे जो कवि होते थे, वो आशयदाताओं के गुणगान करते थे। और वहाँ पर बिहारी को आपने देखा, जयसिंह के दरबार में जाते हैं, एक दोहे की एक असरपी लेते हैं सोने की। तो देखिए, भारतेंदु युग में 19वीं सदी के अंतिम चरण में पूरे देश में एक सांस्कृतिक जागरण की लहर दौड़ चुकी थी। सामंतीय ढांचा टूट चुका था। 1857 की क्रांति, मैंने कहा कि दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यहाँ सामंत जो लोग थे वो अब शोषण नहीं कर रहे थे। कहने का मतलब है सामंतीय ढांचा टूट चुका था, शोषण नहीं हो रहा था लोगों का। धीरे धीरे लोगों में जन जागृति आ रही थी। क्या आ रही थी? जन जागृति आ रही थी। अंग्रेजी शिक्षा के विकास की गति चाहे जितनी धीमी रही हो और उसके उद्देश्य चाहे जितने सीमित रहे हो, उसका व्यापक प्रभाव देश के शिक्षित समाज पर पड़ रहा था। देश का शिक्षित समाज तो है वो अंग्रेजों से प्रभावित हो रहा था, सीधी बात है। पृष्ठभूमि में आप लिखोगे कि एक तो देखिए गद्य का आविर्भाव हुआ, विशेषताएं थी राष्ट्रीय जागरण और जो सांस्कृतिक वैभव है वो था। सामंतीय ढांचा टूट चुका था। तीसरी बात यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो सामंतीय ढांचा जो था वो टूट चुका था। सामंतीय ढांचा टूट चुका था। लोग जो है अब शोषण जो है सहन नहीं कर पा रहे थे। शोषित वर्ग जो है अब धीरे धीरे जो है लोग देश से प्रेम कर रहे थे। उसका कारण एक ही था, अंग्रेजों का प्रभाव है वो भारतीयों पर पड़ रहा था। ठीक है, समझना है किसी चीज़ को कि भाई वास्तव में भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि क्या थी। धीरे धीरे लोग भारतेंदु युग की तरफ क्यों खींचे, क्यों गद्य का आविर्भाव हुआ, कैसे लोगों में सांस्कृतिक जागरण हुआ, किस तरीके से लोगों ने अपने आप को जो है उसके काबिल बना दिया कि राष्ट्रीय जागरण और देशभक्ति, देशी राज्यों के साथ अब मैत्रीपूर्ण संबंध और सामंतीय ढांचा पूर्ण रूप से टूट चुका था। अब जो है भारत में राष्ट्रीय सामाजिक सोच विकसित हो रही थी। अंडरलाइन कर लो ये कि भारत में जो है राष्ट्रीय एवं सामाजिक सोच विकसित हो रही थी। समाज में लोगों पर प्रभाव पड़ रहा था। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता थी। इन तीन चीज़ों में लोग धीरे धीरे परिवर्तन कर रहे थे। दूसरा है भारतेंदु इसी प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि थे। प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। एक बात लिख लो कि यहाँ पर भारतेंदु जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। प्रगतिशील चेतना के जो है प्रतिनिधि कवियों की श्रेणी में आते हैं। प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। ऐसी चीजें लिखनी है किताब से जो गद्य की पृष्ठभूमि बनती है। क्या बन रही है? गद्य की पृष्ठभूमि। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से ठीक समय पर उचित नेतृत्व प्रदान किया और अपने निबंधों, नाटकों तथा भाषणों में जागरण का संदेश दिया। अलग अलग जो है संदेश देते हैं। उनके सहयोगी और समर्थकों ने उनके द्वारा प्रशस्त पथ पर चलकर हिंदी की जो सेवा की वह अविस्मरणीय है। लोगों ने उनका साथ दिया। इनके कवियों ने, भारतेंदु मंडल में जितने कवि हैं उन लोगों ने इनका साथ दिया था। भारतेंदु कालीनी साहित्य में सांस्कृतिक जागरण का साहित्य है। इस युग में गद्य की लगभग सभी विधाओं, नाटक, उपन्यास, कहानी, ये अंडरलाइन करो, ये विधाएं। विधाएं क्या है? मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा था विधाएं क्या है। तो विधाएं देखिए, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, आलोचना है आदि सभी का विकास एवं लेखन कार्य शुरू हो चुका था। तो ये भारतेंदु युग के गद्य साहित्य की एक पृष्ठभूमि बनती है जो हमने पढ़ी है। ये 3 नंबर का अगर सवाल आता है तो इसके उत्तर में हम ये चीज़ें लिखेंगे, कुछ विशेषताएं लिखेंगे, देश जागरण की लिखेंगे, देश प्रेम था, ठीक है, निजी प्रेम भी था, देशी राज्यों के साथ, लोगों के साथ जो स्तुति करते थे, रीतिकाल में जिस प्रकार का प्रेम था, लोग देशी राज्यों की जो स्तुति करते थे उसी प्रकार का भी था। तो पद्य में जो है साहित्य चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे गद्य का विकास होने लगा। अब है एक पहली विधा, भारतेंदु के समय नाटक विधा में क्या क्या परिवर्तन आए। विधाओं में देखते हैं, जो विधा है, पहली विधा है नाटक का आविर्भाव। विधा है नाटक और उसका आविर्भाव। किस प्रकार नाटक है वो भारतेंदु काल में आगे बढ़ता है। हिंदी नाटकों का आरंभ हरिश्चंद्र से ही माना जाना चाहिए। तो हिंदी नाटक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही विकास होता है इस नाटक का।
देखते हैं इनके पूर्व प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक आ चुका था 1610 में। ये सारे नाटक आ चुके थे, लेकिन इनमें नाटकीय विधाएं नहीं थी। कहने का मतलब है कि इनमें नाटकीय तत्वों की कमी थी। क्या थी? नाटक के तत्व पूरे नहीं थे। देश काल परिस्थिति, वातावरण, संवाद शैली, ठीक है, पात्र शैली, इन सारी चीज़ों की कुछ न कुछ जो है कमियां थी। अब देखिए जो नाटक के तत्व थे वो कई रूपों में इसमें नहीं थे। लेकिन कौन कौन से नाटक आए आपको याद रखने हैं। रामायण महानाटक 1610 में आ गया था, ठीक है, अंडरलाइन करना और इसको भी लिखना है। लच्छी राम का करुणा भरण आ गया था जो 1657 में आया। नेवाज का शकुंतला नाटक आ गया 1680 में। महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक जो है 1700 में आ चुका था। रघुराय नागर का सभासार आ गया 1700 में। उदय का राम करुणाकर एवं हनुमान नाटक जो है 1840 में का उल्लेख मिलता है, जो नाटक के तत्वों की दृष्टि से खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए भारतेंदु को नाटक का जनक माना जाता है। क्यों? भारतेंदु ने जो भी, भारतेंदु के पिता जो थे गोपाल चंद्र या गोपाल राय उर्फ गिरधर दास, पिताजी का नाम क्या है? गिरधर दास। या इन्होंने लिखा था नहुस। नाटक कौन सा लिखा था? नहुस। आगे आएगा, हिंदी का नहुस जो नाटक है वो आगे आएगा। तो गिरधर दास, गोपाल चंद्र या गोपाल राय, कुछ भी नाम लिख सकते हो। 2-3 नाम है, जैसे पद्मलाल, पुन्नालाल, पुन्नालाल बख्शी, एक आदमी के 3 नाम हैं, ठीक है। आपने पद्मलाल, पुन्नालाल, मुन्नालाल बख्शी को देखा था हिंदी साहित्य विमर्श 1923 में, 1923 लिखी थी। आपने उसका अध्ययन शायद नहीं किया है तो पता नहीं। इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी में आपने गारसा तासी को देखा था। उसी प्रकार गिरीशन को वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में देखा था। वैसे ही कुछ जो है नाटक को पूर्ण जो तत्वों को सही रूप में लेकर चलने वाले जो थे वो थे गोपाल राय या गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। नहुष नाटक लेकर आए थे। इसके पश्चात भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने नहुष 1857 नाटक लिखा, किंतु वह ब्रज भाषा में लिखा गया। इसकी भाषा महत्वपूर्ण है, ये ब्रज भाषा में नाटक लिखा गया। अब नाटक ब्रज भाषा में कैसे लिखा गया वो भी आप देख रहे हो। नाटक को ब्रज भाषा में लिखने का मतलब ये दोहा शैली में था या फिर पद्य की शैली में था। कौन सी शैली में लिखा गया था? पद्य शैली में लिखा गया था। पद्य जो है एक शैली बनती है, अब इसको पद्य शैली में लिखा गया था, गद्य की शैली में नहीं लिखा गया था, क्योंकि लिखा किसने था? भारतेंदु जी के पिताजी। गणेश कवि ने प्रद्युमन विजय नाटक लिखा 1863 में लिखा, जो पद्यबंध है। वो भी क्या है? पद्यबंध है। संस्कृत नाटक का अनुवाद था, जो एक किसी संस्कृत नाटक को जो है अनुवादित किया था। अनुदित और मौलिक नाटक अलग अलग आते हैं। मौलिक का मतलब क्या होता है? मौलिक यानी मूल रूप से। कैसे? मूल रूप से। और अनुदित का मतलब होता है किसी प्रसिद्ध रचना को लेकर उसका अनुवाद करना। जैसे अभिज्ञानम शाकुंतलम कालिदास की, किसकी है? कालिदास की है। उसको लेकर किसी ने अनुवाद कर दिया या हिंदी में उसको आगे बढ़ा दिया तो वो उसका अनुदित नाटक हो गया। अब भारतेंदु सारे अनुदित नाटक लिखेंगे। अब देखना आगे। अब संस्कृत नाटक का अनुवाद किया। शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल 1868 नाटक लिखा। इसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली थी। इसको अंडरलाइन करो, ये खड़ी बोली में नाटक आया था। ये जो शीतला प्रसाद ने जो लिखा है ये किस में आया था? खड़ी बोली में आया था। इसके बाद भारतेंदु का उदय हो चुका था। भारतेंदु अपने युग के श्रेष्ठ नाटककार थे। उन्होंने अनुदित और मौलिक नाटक लिखे। अंडरलाइन करो, अनुदित यानी अनुवाद वाले, मौलिक यानी मूल रूप से। मूल रूप से जिसको नाटक को, एक नया नाटक हम लिखते हैं उसको मूल रूप से कहते हैं। अनुदित यानी अनुवाद करके लिखते हैं। तो पहला है विद्या सुंदर नाटक, जो 1868 में लिखा, जो संस्कृत के चोर पचासिका के बंगला संस्करण का हिंदी रूपांतरण था। ठीक है, ये नाटक बड़े महत्वपूर्ण हैं भारतेंदु जी के। इन नाटकों को मोटो बनाना है और आगे जब सवाल आएंगे कि भारतेंदु की नाटक विधाओं को इंगित कीजिए या भारतेंदु काल में जो नाटक है वो किस प्रकार आगे बढ़े उसको लिखिए। तो हम लिखते हैं पहले भारतेंदु जी के किस किस के अनुवाद थे, उन नाटकों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है भारतेंदु की नाटक। पहला नाटक, ठीक है, विद्या सुंदर।
ठीक है, अगर लिखना चाहो तो लिख देना, लेकिन सीधा ही लिख दो 1868 विद्या सुंदर। अब ये संस्कृत के बंगला जो चोर 85 का है उसका है जो अनुवाद है, ये केवल याद कर लेना। सीधे नाटक लिख दो किसका है। दूसरा जो नाटक है वो है, जिसके अतिरिक्त भारतेंदु ने रत्नावली लिखा, ये रत्नावली संस्कृत नाटक का अनुवाद है। ठीक है, ये भी 1868 में आया था। 1868 में एक और चीज़ आई थी, क्या थी भारतेंदु की? कवि वचन सुधा, जो है हमने पहले पढ़ी थी। पाखंड विडंबन, ये भी तीसरा नाटक है, बड़े महत्वपूर्ण नाटक है ये, लेक्चरर परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। पाखंड विडंबन, पाखंड विडंबन। उसके बाद लिखिए, ये 1872 में आया, कृष्ण कवि के जो है प्रबोध चंद्रोदय का अध्ययन है। उसके बाद है नाटक का अनुवाद धनंजय विजय जो है, धनंजय विजय, ये भी महत्वपूर्ण नाटक है। धनंजय विजय, ये कांचन कवि के व्यायोग का अनुवाद है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये व्यायोग का अनुवाद है, लिख दो व्यायोग का अनुवाद। कांचन कवि का व्यायोग नाटक है, उसका अनुवाद है ये। उसके बाद है कपूर मंजरी, ठीक है, पांचवा नाटक कपूर मंजरी, अंडरलाइन कर लेना आप तो, ठीक है, और उसमें लिखने हैं, नाटक जब भी लिखोगे उसमें लिखने हैं। 1878 में विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का ये अनुवाद हुआ, दुर्लभ बंधु। उसके बाद मुद्रा राक्षस, बड़ा महत्वपूर्ण नाटक मुद्रा राक्षस, कई बार पूछा जाता है, स्टार लगाकर अंडरलाइन करना है मुद्रा राक्षस को, ठीक है, मुद्रा राक्षस। उसके बाद है जो है मुद्रा राक्षस के बाद दुर्लभ बंधु है, भारत जननी रह गया बीच में, भारत जननी। उसके बाद है दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु के बाद है सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र। उसके बाद है श्री चंद्रावली, श्री चंद्रावली। उसके बाद है विस्मस्य विस्मोषदम, विस्मस्य विस्मोषदम। विस्मोषदम, ठीक है। ये भाण है, नाटक में अलग अलग प्रकार आते हैं, मैं जब भी ऑनलाइन हम पढ़ेंगे दोबारा उसमें एक अलग अलग लिखाएंगे, प्रसन्न है, भाण है, एकांकी है, नाटिका है, ये एक भाण है, ठीक है। इसमें 1 अंक होता है, 2 अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं, नाटक में कितने अंक होते हैं वो अंकों के आधार पर लिखा गया है, ठीक है। 13 में भारत दूरदशा करो, भारत दूरदशा, भारत दूरदशा। उसके पश्चात आया नील देवी, ये नीला देवी लिखा हुआ है, काट दो, ये नील देवी है, ठीक है, नील देवी। ये गीति रूपक नाटक है। अंधेर नगरी, फिर आया भारतेंदु का अंधेर नगरी, अंधेर नगरी नाटक, ठीक है। उसके बाद प्रेम जोगिनी, उसके बाद है प्रेम जोगिनी, एक आधा कोई छूट गया होगा तो देख लेना, प्रेम जोगिनी। तो इतने सारे नाटक आए। अब सवाल यही बनेगा कि भारतेंदु काल के नाटकों का वर्णन कीजिए। सवाल सीधा बनेगा, भारतेंदु काल में कौन कौन से नाटक आए, कौन कौन से अनुदित नाटक थे, कौन कौन से मौलिक नाटक आए, उनको इंगित कीजिए। भारतेंदु काल की नाटक जो है विधा का बताएंगे सबसे पहले, ठीक है, कहानी विधा बाद में देखेंगे। आपको नाटक का जो है प्रश्न करके लाना है और उसके बाद फोटो भेजने हैं।